हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आप सभी लोगों का बीइंग आईएएस में स्वागत है। आज सोमवार है और आज 24 मई है। कल वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि कल से क्या उससे पहले से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी और कल फाइनली काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आप लोगों के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे कि सर वीडियो अपलोड कर दीजिए, सर एनसीईआरटी की वीडियो क्यों रुक गई हैं। तो अच्छा लगा उनको देख करके कि आप एनसीईआरटी के लिए आप इतना सीरियस हैं और हमारी एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, वो रुकेगी नहीं। इसीलिए मैंने परसों सुबह जो है मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड कर दिए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी अच्छी खासी। मतलब मैं नहीं बना सकता था शाम को कि मैं शाम को एक अपलोड करूं, तो इसीलिए कल इसीलिए अपलोड नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आज से फिर कंटिन्यू होंगे और अपनी पढ़ाई आप इसी तरह से कंटिन्यू करिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप कैसे भी अपना एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल बुक्स पे आओ, लाइक एम लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम वगैरह, और अच्छे से पढ़ो और टारगेट डिसाइड करो और उसके बाद में अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप बिना टारगेट के अगर आप पढ़ाई करेंगे, मतलब एक छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि आज हमको 8 घंटे में या हमको 6 घंटे में या हमको 3 घंटे में हमको ये पॉलिटी ख़त्म करनी है, या हमको एनसीईआरटी आज पूरी अच्छे से पढ़ के ख़त्म करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ो। राज्यसभा टीवी जो होती है आप उसको देखो, वो बहुत ज़रूरी है। राज्यसभा टीवी मतलब जो न्यूज़ आती है मॉर्निंग या इवनिंग में, एक टाइम की आप न्यूज़ देख लो, लेकिन सजेस्ट करूँगा आप शाम को जो 8 बजे की न्यूज़ आती है आप उसको एक बार देख लिया करो, तो पूरे दिन की न्यूज़ आपको मिल जाया करेगी। और आप ऐसे ही बीइंग आई से जुड़े रहें, और आपके मैसेजेस देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी जो है। इसको आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और तभी आप मानचित्र को समझ पाएंगे। मानचित्र होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें और होती हैं उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्लास 6 एनसीईआरटी है और आपकी 6 की एनसीईआरटी 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों की, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि मानचित्र होता क्या है आखिर, और इसको कैसे हम समझते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, जब हम पिछले लास्ट चैप्टर पढ़े थे उसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़े थे। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। उसमें एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी होता है। तो ग्लोब हमारे लिए कब यूजफुल होता है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अमेरिका कहाँ है, रसिया कहाँ है, भारत कहाँ है, चाइना कहाँ है, ऐसी चीज़ों को जब देखते हैं ना, तो तब हमारे लिए ग्लोब यूजफुल रहता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी सिर्फ एक मतलब एक स्पेसिफिक एरिया का मतलब जब डिस्कशन करते हैं, स्पेसिफिक एरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? मैप, मतलब मानचित्र का। एक पर्टिकुलर क्षेत्र का जब हम अच्छे से वो क्या नाम डिस्कशन देखते हैं, उसको समझने के लिए, तो हम एक पर्टिकुलर एरिया का यूज़ करते हैं, तब हम उसको क्या करते हैं? मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र क्या होता है? जो एक देश, एक राज्य, एक जिला, एक शहर, एक गांव के बारे में अध्ययन करते हैं। मानचित्र से हम किसी एक स्पेसिफिक देश, मतलब एक देश को लेकर के, जैसे इंडिया हो गया, राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जिला जैसे लखनऊ हो गया, शहर जैसे कि लखनऊ हो गया, गांव जैसे कि आसपास कोई उसके गांव हो गया, मतलब इस तरीके से जब हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों का हम एक स्पेसिफिक मतलब एक उसी का एक स्पेशल मानचित्र बनाते हैं। जैसे कि अगर गांव के बारे में हमको जानना है ना, तो गांव का एक हमको मानचित्र बनाना पड़ेगा पूरा, कि गांव में यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे स्कूल है। तो ऐसे ही जब चित्र बनाते हैं तो उसको मानचित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना मानचित्र कहलाती हैं। उसके बाद में मानचित्र की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, मानचित्र विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। जैसे कि मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जैसे मानचित्र एक छोटा क्षेत्र, मान लो ये मानचित्र है, अब इसमें ये पोस्ट ऑफिस है, ये स्कूल है, यहाँ पे ये क्या नाम, ये पेट्रोल पंप है, तो इस तरीके से मानचित्र में चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य होते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्टेट का हमको मानचित्र बनाना है, तो वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि लखनऊ हो गया, बरेली हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम जब बनाते हैं ना एक एक बुक में, उसमें तब वो पूरा का पूरा एटलस उसको हम कह देते हैं। क्योंकि एक बुक में कई कई डिस्ट्रिक्ट्स की जानकारी हैं या एक बुक में कई स्टेट्स की जानकारी हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं कि हाँ ये एटलस है। किसका एटलस है? इंडिया का या फिर उत्तर प्रदेश का, तो वो एटलस हो जाता है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है तो उत्तर प्रदेश का एटलस हो जाएगा। अगर भारत के डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स के नाम हैं, भारत के स्टेट्स के नाम हैं, तो वो भारत का एटलस हो जाता है।
उसके बाद में मानचित्र में हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है ग्लोब की अपेक्षा, क्योंकि ग्लोब में भी हमने आपको बताया कि वहाँ पे सिर्फ हम किसी मतलब स्पेसिफिक कंट्री, मतलब एक स्पेशल कोई मान लो एक कंट्री के बारे में जानते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया या फिर यूके हो गया, मतलब एक लंदन हो गया और यूएसए हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसी एक कंट्री के बारे में जानते हैं और उसको भी सिर्फ जानते हैं कि नाम क्या है उसका, कंट्री कहाँ है, और उसके बस बहुत है तो उसके क्या नाम, जो मेन सिटीज़ होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन जब हम किसी मैप को विजिट करते हैं तो मैप में हम हर एक चीज़ को समझते हैं। जैसे कि यूपी का आप जब मैप देखेंगे या एमपी का या बिहार का जब आप मैप देखेंगे तो वहाँ पे पटना कहाँ पे है वो दिखेगा, ठीक है, मुगल सराय कहाँ पे है वो दिखेगा, राजगीर कहाँ पे है वो दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कहाँ पे है, शाहजहाँपुर कहाँ पे है, कानपुर कहाँ पे है, और ये सारी चीज़ें आपको एक दिखेंगी क्योंकि इसमें डिटेल से दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद मानचित्र जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, वैसे होते तो कई प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से मानचित्र हैं वो भौतिक मानचित्र, इसको हम बोलते हैं फिजिकल फिजिकल मैप, ठीक। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब ये होते क्या हैं, देखिए भौतिक मानचित्र में जब हम पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागरों को जब हम पढ़ते हैं ना, उनको देखते हैं ना, जैसे कि किसी मैप में देखा तो उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर वगैरह सब चीज़ें शो हो रही हैं, सिर्फ यही चीज़ें, ठीक है। उसमें किसी स्टेट्स का नाम नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं भौतिक या उच्चावच मानचित्र। उसको एक नाम में बोलते हैं फिजिकल मानचित्र, फिजिकल मैप, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप ये होता है कि जब हम किसी राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को देखते हैं, जैसे कि राज्य के किसी भी या किसी कंट्री का या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर या कुछ भी शो होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि अगर इंडिया के आप पॉलिटिकल मैप को देखें तो वहाँ पे विभिन्न स्टेट्स के नाम लिखे होते हैं। इट स्टेट जो स्टेट्स का अगर आप मैप देखेंगे तो उसके अंदर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राजनीतिक मैप। वहाँ पे आपको नदियाँ, पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। नदियाँ मिल सकती हैं वहाँ पे क्योंकि नदियाँ बहती आएंगी, तो वहाँ पे हो सकता है लिख जाए नदियाँ, लेकिन वो सिर्फ एक इसके लिए होता है कि आपको पता चले कि कौन सी नदी किस स्टेट से होते हुए कहाँ जा रही है, बस इतना होता है। बाकी और आपको वहाँ पे कोई पर्वत, पठार वगैरह नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। उसके बाद होता है थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे मानचित्र होते हैं जिसपे हम सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग, अगर आपने एटलस पढ़ा होगा तो उसमें कुछ ऐसी मतलब मैप आपको मिले होंगे, ऐसे ऐसे जो मानचित्र हैं वो मिले होंगे जिसमें आपको सड़क, मतलब लाइक ऐसे सड़क दे दी और डॉट लगा दे, फिर इसको इस सड़क का एक चिन्ह हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको मिली होंगी। उद्योग का मतलब, जैसे कि वन का मतलब, वन में आपने ऐसे उसने पौधा खड़ा कर दिया तो ये वन का मतलब हो गया, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सब हो गया अंदर, ठीक है। तो उसका मतलब होता है यहाँ पे वन है। उद्योग मतलब उसने ऐसा कर दिया और ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया, तो मतलब वो हो गया उद्योग, कि भाई यहाँ पे जो अगर इसका सिंबल तो ये उद्योग है। तो ऐसी जो मानचित्र होते हैं उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र, ठीक है। इसके तीन घटक होते हैं, मतलब ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी मानचित्र के, दूरी, दिशा, प्रतीक। थीमेटिक मानचित्र अलग है। थीमेटिक मानचित्र जो है टाइप है, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल हो गया, वैसे ही थीमेटिक मानचित्र है। लेकिन अगर हम मैप की बात करें मानचित्र के, वो तीन मतलब चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो है दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। तो दूरी का कैसे क्या होगा, मानचित्र जो है एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज़ के एक पन्ने को दर्शाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। मानचित्र छोटे पैमाने पर ही खींचे जाते हैं, बड़े पैमाने पर आप उनको खींचेंगे तो उसके लिए बहुत मतलब कागज़ चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह चाहिए। अगर आप नीचे किसी जगह पे मिट्टी पे खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए ना। मानचित्र छोटी जगहों पे सिर्फ माना जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब अगर आपको दिखाना है तो हम उसको 2 सेंटीमीटर में दिखाएंगे। अगर आपका ये 10 किलोमीटर, मान लो इतना ही 10 किलोमीटर है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर, एक ये और एक ये, बस इतना ही दिखाएंगे कि हाँ भाई इस इतने चीज़ों को हम इतने में दिखाएंगे, क्योंकि हमको और भी चीज़ों को दिखाना है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे एक पैमाना तरीके का है, एक पैरामीटर हो गया है कि आपको 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में व्यक्त करना है, व्यक्त नहीं दिखाना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो 1 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर। तो ऐसे ही हम उस मैप में 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मान करके उस मैप को बना लेते हैं।
आगे हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे दिखता है मैप, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मैप जानते हैं, उसके जो पैरामीटर्स, उसमें जो चीज़ें दी होती हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं तो आप एक जगह से दूसरे जगह के बीच कितना डिस्टेंस है, आप उसकी रियल जो दूरी है ना वो पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, महाद्वीप समझ रहे हैं, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब चीज़ों को, ठीक है, अगर दिखाना हो तब हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मानचित्र पर हम 500 किलोमीटर, अगर जैसे कि अगर हमको देखना हो 500 किलोमीटर, भाई ये मान के चलो यहाँ से यहाँ 500 किलोमीटर है, तो हम उसको 5 सेंटीमीटर में 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर में हमको दिखाना रहता है, क्योंकि हमको इतना बड़ा दिखाएंगे तो फिर मैप बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 500 किलोमीटर का मैप ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, छोटा पैमाना मानचित्र। जब एक छोटे इस क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे कि गांव या शहर, बड़ा क्षेत्रफल समझ रहे हैं, बड़े क्षेत्रफल उसको बोलते हैं, बड़ा क्षेत्रफल में देश हो गया, राज्य हो गया, ठीक है, और क्या नाम, कंट्री हो गई, ठीक है, महाद्वीप हो गए, ठीक है, सागर हो गए, अगर इनको दर्शाना है तो उसको बड़े मान, उसको उसको फिर ना हम छोटे पैमाने पर यूज करते हैं। लेकिन जब हमको किसी छोटी जगह के बारे में दिखाना होता है ना, तो हम उसको बड़े पैमाने पर यूज करते हैं, क्योंकि हमको उसके अंदर जाना है ना। हमको किसी देश के अंदर जाना होगा तो हम वहाँ भी बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे, जैसे किसी सिटी के अंदर जाना होगा हम तो वहाँ भी बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम मतलब बड़े पैमाने पे, अगर छोटी सी जगह को हम बड़े पैमाने पे दिखाएंगे ना, तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। उसके क्योंकि हमको वहाँ पे जाना, जैसे अगर आपको घर जाना है, मान लीजिए आपका घर जो है वो बरेली है, ठीक है, तो अब आप बरेली में पहुँच गए हैं, अब बरेली में आपको अपने घर जाना है, अब आप भूल गए, आप 50 साल बाद आए हैं, तो जब आप कैसे जानेंगे, आप कॉल करेंगे, कहेंगे भैया मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप लेने आ जाओ, तो कहेंगे भैया मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। आप ऐसे ऐसे करो, मैं जो मैप बता रहा हूँ फ़ोन पे आप नोट कर लो। आप एक कागज़ पे निकालते हो और आप उसको वाइट पेपर पे नोट करने लगते हो, तो उसको बोलेंगे हम छोटा मानचित्र, क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गाँव में जाना है, मतलब वहाँ से मुश्किल से कितना होगा, 15 से 20 या 25 30 35 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि आपको उस शहर में, बस उसी शहर में, मतलब आप शहर में घूम गए तो आपको बस उसी शहर में आपका घर है, बस वहाँ जाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, पैमाने का उपयोग करते हैं, बड़े मानचित्र का नहीं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि 500 मीटर की दूरी है, तो मानचित्र पे हम 5 सेंटीमीटर दिखा देंगे, तो 500 मीटर की दूरी कितनी होगी, मान के चलिए बस इतनी 500 दूरी होगी, लेकिन इसको हम 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, तो भाई हमको क्योंकि सब ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखेगा, तो इसीलिए हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं, ठीक है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सिंपल सी चीज़, जो बड़ी चीज़ बड़ी होगी उसके बारे में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। मैप जो बड़ा होगा उसके बारे में हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि मान के चलिए पूरे भारत में यूपी का मैप दिखा दिया गया, अब आपको अलग से यूपी का मैप दिखाया जाएगा, तो यूपी में आप वैसे तो कम जानेंगे, जैसे जब सभी स्टेट्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक स्टेट्स को अच्छे से मैप में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स अच्छे समझ में आएंगे, कहाँ से कौन सी नदी क्रॉस कर रही है, कहाँ से कौन सी नदी बह रही है, वो सब चीज़ें अच्छे से नजर आएंगी। अब देखिए, ये एक विशेष मतलब एक पर्टिकुलर गांव का है, जैसे कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है, सामुदायिक जो है केंद्र भी है, खेल का मैदान भी है, पेड़ है, कुआं है, विद्यालय है, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, फल उद्यान है। तो ये हो जाता है एक बड़े पैमाने पर बनाया गया मानचित्र, ठीक है। अब आते हैं दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है उत्तर, मतलब पॉइंट, तो इसको बोलेंगे उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, उत्तर समझ रहे हैं, ये उत्तर के बारे में जानते हैं, उत्तर के बारे में तो आप सभी जैसे कि पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। चित्र संख्या 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वे प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही पता लगाया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल, किसी भी पता लगाया जा सकता है। ये होता है दिक्सूचक, जिसको हम बोलते हैं कंपस, ठीक है, इसको हम दिक्सूचक बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपस। अब
अब हम किस दिक्सूचक की सहायता से, मतलब कंपास की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। जैसे कि अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने कमरे में हैं। अब आपको पता है उत्तर की तरफ सर करके नहीं लेटना है, नॉर्थ की साइड में सर करके हमको नहीं लेटना है। अब आप बैठे हैं, आपको पता है नहीं कि भाई कहाँ पे है, तो आपने तुरंत मोबाइल निकाला, उसमें कंपास होता है, आपने देखा कि भाई किधर नॉर्थ है, आपने नॉर्थ देख लिया, अब आपको उधर की तरफ नहीं लेटेंगे। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। यही होता है कंपास, और ऐसे ही हम किसी दिशा का पता लगाते हैं। उसके बाद होता है प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण घटक है ये। ठीक है, किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों, जैसे भवन हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, वृक्ष हो गया, रेल हो की पटरियाँ हो गई, कुएं को, ये सब दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि आप उसके डिजाइन का जो है नहीं बना सकते कि यहाँ पे रेल हो गई, अरे हाँ यहाँ पे 2 पटरियाँ बिछानी है और यहाँ पे आपको ईंटें लगानी है ऐसे 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 कलर में, सड़क बिछानी है। अच्छा सड़क हो गई तो चलो ठीक है, इसको यहाँ पे चलो भाई डामर बनाना है और चारकोल बिछाना है, यहाँ पे इस चारकोल काला कलर का होता है तो उसको कलर नहीं, इतना नहीं कर सकते आप। ठीक है, वृक्ष को दिखाना तो वहाँ पे फल फूल पत्तियाँ दिखाने लगे वृक्षों की, तो ऐसा कर ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए हम लोग, अब जैसे कि हो गया कि रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन का सिंबल क्या होता है? जैसे कि इन्होंने एक लकीर खींच दी ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींच दी और उस पर 2-3 ऐसे डॉट दे दिए ऊपर से, तो ये क्या हो गया? सिंबल हो गया किसका? रेलवे लाइन का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सड़कें, तो सड़कों की पक्की और कच्ची सड़क का, तो पक्की सड़क का ये हो गया डबल लाइन, और कच्ची सड़क का मतलब डॉट डॉट करके। तो ये जो सिम्बल्स होते हैं ये हेल्पफुल होते हैं बहुत ही ज़्यादा मानचित्र में। ठीक है, इससे हम जान जाते हैं कि जैसे कि अगर आप कहीं किसी भी देश में नए हैं, ठीक है, आपको वहाँ पे नहीं, आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है यार, आप पूछना नहीं चाहते हैं, तो आपने क्या किया? मैप खोला, मैप पे आपने डाला और विद मतलब इस चीज़ों के साथ में, और वहाँ पे देख लिया कि भाई ये सिंबल हो जाता है उसका क्या नाम, उसका हॉस्पिटल का एक सिंबल हो गया, जहाँ पे चर्च है उसका, तो या एक सिंबल हो गया जहाँ पे ताजमहल हो तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक तरीके से ताजमहल का सिंबल दिखा दिया जाता है। ठीक है, तो इसी सिंबलों के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे टैप कर लेते हैं और डायरेक्शन डाल लेते हैं, तो हम उन जगह तक पहुँच जाते हैं। तो ये चिन्ह ना बहुत ही हेल्प करते हैं। जैसे आप कहीं पे खड़े हैं तो आप अपने मैप पे देख लिया कि भाई यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आसपास कोई एटीएम है तो एटीएम का सिंबल आ जाता है, यहाँ पे आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे मंदिर का सिंबल आ जाता है। जैसे कि अब ये देखिए, यहाँ पे नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो नदी ऐसी हो गई, कुआं गोल गोल हो गया, तालाब मतलब एक तरीके का सिंबल ये ऐसा हो गया, नहर ऐसे हो गई, ठीक, और पुल ये हो गया। ठीक, उसके बाद मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो मंदिर ये हो गया, गिरजाघर ये हो गया, मस्जिद ये हो गया और छतरी ये हो गई। उसके बाद में पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राम हो गया, पुलिस स्टेशन, तो पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम ऑफिस। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है, बस्ती, कब्रिस्तान, तो बस्ती अगर रेड कलर से तो बस्ती, कब्रिस्तान अगर ऐसे सिंबल हैं तो कब्रिस्तान। पेड़ और घास, तो पेड़ ये हो गया और घास ये हो गया। तो ऐसे ही हम सिंबल्स को पहचान करके हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है किसी जगह के बारे में जानना। ठीक है, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। इनको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ चिन्ह। ठीक है, इनको हम रूढ़ चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि देखिए, अब ये क्या हो गया? ये बस्ती हो गई, ये पेड़ हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया मस्जिद। ठीक है, ये मंदिर हो गया, ये हो गया एक अभी जो हमने पढ़ा था, क्या नाम उसका था, इसको क्या बोलते हैं? छतरी। ठीक है, अब ये छतरी क्या है मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लोग रुकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये धर्मशाला जिसको बोलते हैं, ये धर्मशाला हो गया। ठीक है, और ये विश्वविद्यालय हो गया, ये नदी हो गई, ये ऐसे ही ये भी यहाँ पे मकान है और यहाँ पे भी बस्ती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए ये रेलवे लाइन हो गई। ठीक, तो ऐसे चीज़ों को समझाया जाता है। पर विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए नीला रंग का प्रयोग करते, किसके लिए करते हैं? जल के लिए, क्योंकि जल मतलब एक तरीके से दिखता है दूर से देखने पे नीला। भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए किया। देखिए, रेखा चित्र एक आरेखण है, ठीक है, जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण द्वारा आधारित होता है। जैसे कि क्या है, मतलब समझाते हैं आसान भाषा में। देखिए, कभी कभी किसी क्षेत्र का मतलब एक कच्चा चिट्ठा चाहिए होता है, मतलब एक तरीके से कि जिससे हम हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कहीं आपको अपने घर से, आपका जो घर है वो जहाँ आप है वहाँ से 2 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया? आपके भाई ने बताया कि भाई गली के अंदर है, कॉलोनी में है, तो आप ऐसा करना, आप कॉलोनी में अंदर जाना, आपको राइट मोड़ना है, उसके बाद फिर थोड़ा 2 मकान छोड़ करके फिर आपको फिर लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है,
और पहले लेफ़्ट की तरफ मुड़े थे, सॉरी, और राइट की तरफ मुड़ना है। उसके बाद में आपको फिर थोड़ा सा वो रोड क्रॉस करनी है और फिर आपको क्रॉस करने के बाद में एक चौराहा मिलेगा, आपको उससे फिर इधर राइट आना है और फिर स्ट्रेट में आकर के फिर आपको पीछे निकल जाना है। अगर आपने उस ऐसे मैप बना दिया कि हाँ यहाँ पे चौराहा पड़ेगा, आपको फिर लेफ्ट आना है, इधर आपको आ जाएंगे सीधे, यहाँ पे एक टंकी पड़ेगी, तो इसको हम बोलते हैं रेखा चित्र। ठीक है, मतलब एक तरीके से एक कच्चा मैंने रेखा एक ऐसे बना लिया है, इसको 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 रेखा चित्र मानचित्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ऐसे हमने कच्चा रेखा चित्र बना लिया, तो मतलब ऐसे ही सिर्फ अपने हेल्प के लिए, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे कि हमने लिखा, मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते के बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखा चित्र मानचित्र। तो ये होता है रेखा चित्र और मानचित्र। अब होता क्या है खाका। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खाका। जैसे कि खाके का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे कि आपका घर मान लो या आपका मंदिर आसपास कोई बन रहा है, उसका कैसे क्या मैप बनेगा, वहाँ पे पास में कहाँ पे जलाशय होगा, कहाँ पे आपका मतलब, तो एक किसी क्षेत्र का, किसी विशेष क्षेत्र का जो होता है उसको हम बोलते हैं खाका। ठीक है, लेकिन अगर हमको कहीं जाना होगा तो वो हमको बोलेंगे रेखा चित्र। जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा पढ़ा, ठीक है, कि अगर किसी को अपने मित्र के यहाँ जाना है उसको, तो वो ये सोच रहा है कि हमको कैसे जाना है, तो उसने एक रेखा चित्र उसके फ्रेंड ने बनाया कि आप ऐसे करना, लेफ्ट राइट जो भी बताया उसको, उसके अकॉर्डिंग उसने वो अपने उसके फ्रेंड के यहाँ पहुँच गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, मानचित्र। मानचित्र में हमने क्या पढ़ा है, खाका, रेखा चित्र। उसके बाद में हमने पढ़ा कि प्रतीक क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ा कि दिशा क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कि दूरी क्या होती है, उसके बाद राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र पढ़ा, और मानचित्र क्या होता है इसको हमने आज समझा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और आप इंस्टाग्राम बीइंग आईएएस वहाँ पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप बीइंग आईएएस, वहाँ पे आप हमको क्वेश्चंस भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि नीचे आप कमेंट करेंगे तो आप लोग देखेंगे आप कैसे कमेंट्स करते हैं, तो आप आओ, चाहो तो आप पर्सनली आप हमको एकदम फ्री हो करके, एकदम कुछ भी ना सोचें, आपको जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें वहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, और मैं आपको वहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बीइंग आईएएस से जुड़े रहिए। आपको यहाँ सारे अपडेट्स मिलेंगी, और अपना ध्यान जरूर रखिए। ठीक है, बाय।